Okay, welcome to all of you and very good morning. हमारी आवाज क्लियर है बेटा? हाँ मैम। स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस। कहाँ तक आए? कुछ याद आ रहा? खाना खाया कि नहीं खाया? इतनी सुंदर है। सुबह का खाना बहुत अच्छा और हेल्दी होता है, पता नहीं आपको? अर्ली मॉर्निंग में क्या खाना चाहिए? हम्म कहाँ तक आए थे? कुछ याद आ रहे हैं आपको? कोई नहीं है क्या? हाँ, बोलो जल्दी से, फटाक से बोलो, कहाँ तक आए थे? पूजा को मैसेज डाल दो, जल्दी से ज्वाइन करो। कहाँ तक आए थे? कुछ याद आ रहा है? ये कहा एकांकी हमारी हो गई थी क्या? दीपदान दीपदान एकांकी हो गई है। माँ एकांकी बाकी है कुछ इसमें से हिस्सा, आपको लगता है ऐसा? नहीं मैडम, हो गई। ओके, ये भी हो गई है। वेरी गुड। चलिए, आज हम कुछ नई एकांकिका को आपके सामने रखना चाहते हैं। गुड एकांकिका, मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, आज हम लगभग 10 मिनट लेट हो गए हैं, 5-10 मिनट लेट है हमारा लेक्चर आज का। चलिए, इनका जन्म कहाँ हुआ? 16 जुलाई 1917 शाहजहांपुर, जो कि वह उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहां पर जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म हुआ। उनकी एकांकी है भोर का तारा, उसे हम लोग देखने वाले हैं। जगदीश चंद्र माथुर जी को विद्यार्थी दशा से ही, मतलब हम लोग देख रहे हैं ऐसे लोग कि जो विद्यार्थी काल से ही नाटक लिख रहे हैं, खेल रहे हैं, और उन्हें शौक था। भोर का तारा, यह जो उनकी एकांकी है, वो उन्होंने विद्यार्थी काल में ही लिखी थी और उसमें काफी उनको प्रशंसा भी मिली थी। यद्यपि सिविल सर्विस में आने के कारण उन्हें साहित्य के क्षेत्र में काम करने का पूरा अवकाश नहीं मिल पाया, फिर भी उन्होंने कुछ अच्छे नाटकों को और एकांकियों की सृष्टि की। कोणार्क और पहला राजा उनके अत्यंत प्रसिद्ध नाटक हैं। कोणार्क के प्रकाशन के साथ ही माथुर को विशेष ख्याति मिले। पहला राजा में नेहरू युग को संपूर्णता में उन्होंने उजागर किया। कोणार्क को यदि आप पढ़ोगे तो सूर्य मंदिर है भारत का, हम कहेंगे कि विश्व का सुंदर है वो, आप पढ़िएगा जी जरूर। मैम, मैं जाके आई हूँ। अच्छा, आप वहां पर होके आए हो? गुड गुड, सुंदर है वो प्लेस, बहुत ही सुंदर है सूर्य मंदिर। मतलब कोई भी सूर्य को बांध नहीं सका, लेकिन वहां पर सूर्य का मंदिर है। लेकिन सूर्य के ऊपर का जो छत है वो निकल जाता है, कैसे निकल जाता है किसी ने नहीं पता, लेकिन वो निकल जाता है। तो भोर का तारा उनकी एकांकियों का पहला। जस्ट मिनट वेट कीजिएगा प्लीज। पूजा आप पढ़िए उसे। हेलो, हाँ सर। जी मैम। कोणार्क और पहला राजा उनके अत्यंत प्रसिद्ध नाटक है। कोणार्क के प्रकाशन के साथ ही माथुर के विशेष ख्याति मिली। पहला राजा राज्य में नेहरू युग में संपूर्णता में उजागर किया गया है। भैरू का तारा उनके अनोखियों का पहला संग्रह है। इसमें संयुक्त एकांकियों के देखने से पता चलता है कि लेखक प्रतिभा और प्रयोग का धनी है। रंगमंच के प्रति अत्यधिक संतृप्त है तथा नाट्यमान भाषा के प्रति पूरा सच है। मध्य वर्ग जीवन अनेक
उभारने के साथ ही लेखक उनकी विडंबनाओं पर ऐसी चोट करता है कि दर्शक तिलमिला उठा लेता है। पूंजीवादी माहौल और निरसी इतना क्या हुआ? भोर का तारा उनके एकांकियों का पहला संग्रह है और इसमें संग्रहित एकांकियों को देखने से पता चल जाता है कि लेखक प्रतिभा और प्रयोग के धनी है, रंगमंच के प्रति अत्यधिक सतर्क है तथा नाट्यवान भाषा के प्रति पूरे सचेत है। मध्यवर्गीय जीवन की अनेकानेक समस्याओं को उभारने के साथ लेखक अपनी विडंबनाओं पर ऐसी चोट करता है कि दर्शक तिलमिला उठता है। पूंजीवादी माहौल और गलाकाट प्रतिस्पर्धाओं ने मनुष्य के जीवन को चूस कर रेत की तरह शुष्क और नीरस बना दिया। लेखक यहीं पर नहीं रुक जाता, वह इस नीरसता से मुक्ति भी चाहता है, किंतु इस मुक्ति की कामना की कीमत पर साहित्यिकता बाधित नहीं होती। भोर का तारा कविता की समसामयिक ताकत और कवि के सार्थक दायित्व को उजागर करने वाली रचना। एकांकिका का कथा परिवेश उज्जयिनी है, जो सन 455 का समय परिस्थिति सामने रखता है। एकांकी में कवि शेखर अपनी प्रेमिका पत्नी के साथ प्रेम और प्रणय की कविता बिंब रच रहा है। भोर का तारा उसकी ऐसी ही महत्वाकांक्षा सामने लाने वाली रचना है, लेकिन उसी समय राज्य पर हूणों का आक्रमण होता है और सत्य को संकट से बचाने के लिए वीरता की आवश्यकता है। यह एकांकी उस आवश्यकता में युवकों में भूमिका पहचान लेता है। युवकों की भूमिका पहचान कर कवि के द्वारा युवकों में प्रेम प्रणय के स्थान पर शौर्य भाव तथा त्याग की भावना भरने की बात करता है। शेखर का अपने काव्य भोर का तारा को अग्नि के हवाले कर देना अपनी प्रणय भावना को त्यागने का प्रतीक है और तभी उसके स्वर से वीर रस का हुंकार उठता है। भोर का तारा इस एकांकिका के संदर्भ में जगदीश चंद्र माथुर जी का क्या कहना है, यह हमने सुना देखा। अब हम चलते हैं इस एकांकिका में इन शॉर्ट में यह क्या है। भावना प्रधान राष्ट्रीय एकांकी है जिसका निर्माण ऐतिहासिक वातावरण के फलक पर किया गया है। कवि की कविता में राष्ट्रीय जीवन की आत्मा झलकती है, उसमें राष्ट्रीयता का स्वर गूंजता है। शांति के समय प्रेम और श्रृंगार के गीत गाने वाला कवि राष्ट्रीय संकट के क्षणों में भैरव राग गाने लगता है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो उसका काव्य राष्ट्रीय जीवन का काव्य नहीं हो सकता। यही सत्य इस एकांकी में अत्यंत नाटकीय सुकुमारता और ऐतिहासिक भावभूमि की चारुता के साथ प्रस्तुत किया गया। अब चलते कथा वस्तु की ओर। यहाँ की जो कथा वस्तु है वह माँ इस एकांकिका के दृष्टि से पारिवारिक नहीं है बल्कि यह गुप्तकालीन है। जैसे हमने ऐतिहासिक एकांकी देखी ना, अभी कौन सी देखी है ऐतिहासिक एकांकी, याद आ रही किसी को? दीपदान। वेरी गुड, उसे कभी मत भूलिएगा। वैसे ही दीपदान के जैसे ही ऐतिहासिक वातावरण को लेने वाली गुप्त काल की यह एकांकी है। शेखर उज्जैनी का एक प्रतिभाशाली कवि है, मतलब यह जो एकांकी है यह उज्जैनी से ली गई है ना। और उस गुप्त साम्राज्य का एक वरिष्ठ कर्मचारी उसका मित्र है। छाया स्कंदगुप्त के मंत्री देवदत्त की बहन और शेखर की प्रेयसी है। छाया जो है ना, छाया स्कंदगुप्त के मंत्री देवदत्त की बहन और शेखर की प्रेयसी। देवदत्त तक्षशिला के क्षत्रप वीरभद्र के विद्रोह को दबाने के लिए माधव के साथ तक्षशिला जाते समय छाया और शेखर का विवाह कर देता है। शेखर अपनी प्रेयसी और पत्नी छाया की प्रेरणा से भोर का तारा नामक मधुर काव्य की रचना करता है। छाया इसे अपने प्रेम का प्रतीक मानती है। इसी समय माधव तक्षशिला से लौटकर हूणों के बर्बर आक्रमण और आर्य देवदत्त की वीर गति का समाचार देता है। वह छाया और शेखर से प्रार्थना करता है कि वे राष्ट्र के पौरुष को जगाए। शेखर को अपनी कविता से राष्ट्र कर्तव्य का ज्ञान हो जाता है।
वह अपने श्रृंगार काव्य भोर का तारा को आग में जला देता है और अपनी कविता के भैरव घोष से राष्ट्र की आत्मा को जगाने चल देता है। इस एकांकिका की कथा वस्तु बड़ी ही सुंदर है, मनोरम है। पूरा एकांकी दो दृश्यों में समाप्त हुआ है। दो दृश्यों के समय में थोड़ा सा अंतर है, अतः देश और काल का चुस्त संकलन नहीं है, किंतु अभिनय की दृष्टि से यह एकांकी पर्याप्त सफल रही है। इसके संवाद काव्यात्मक और कथा वस्तु प्रेरणादायक है। शेखर, छाया और माधव, केवल 3 चरित्रों के द्वारा एकांकी की रचना हुई है। शेखर का चरित्र एकांकिका का प्राण है। इसे राष्ट्रीय चेतना प्रधान कवि के रूप में चित्रित किया गया है। जैसे उसमें हमने देखा ना धाय माँ का चित्रण, आपको सवाल उसी पर पूछा जाएगा, ध्यान में रखना है। धाय माँ को केंद्रभूत मानना है, यहाँ पर शेखर को केंद्रभूत मानना है। क्लियर हुआ ना। और माँ इस एकांकिका में माँ और उसकी जो बेटी है, उन दोनों को, उन दोनों कैरेक्टर्स को महत्वपूर्ण मानना है। और ऐसे महत्वपूर्ण तत्वों को, ऐसे महत्वपूर्ण पात्रों को आपको ध्यान में रखना है। इसे राष्ट्र चेतना प्रधान कवि के रूप में चित्रित किया गया है। जनहित और राष्ट्रीय उपयोगिता को श्रेष्ठ कविता की कसौटी स्वीकार किया गया है। कल्पना प्रथम व्यक्तिगत प्रेम के गीत काव्य को अग्नि को समर्पित करके शेखर ने इस उद्देश्य को स्पष्ट कर दिया है। देखिए, अब तो हमने इस एकांकी कार के बारे में जाना, एकांकी के संदर्भ में उनके क्या विचार है उसे जाना, हमने एकांकिका के पूरे सारांश को आपके सम्मुख रखा। यहां तक क्लियर हो गया हो, आपकी आज्ञा हो तो हम भोर का तारा इस एकांकिका को स्टार्ट करते हैं। बताएं क्या किया जाए। स्टार्ट क्या हो गया? स्टार्ट कीजिए मैम। सो गए क्या सब लोग? नहीं। फिर कहाँ गुम हो गए? चले कहाँ जाते हो? क्लियर नहीं हो रहा है? हो रहा है। बढ़ना है आगे? हाँ। गुड। भोर का तारा, पात्र है शेखर। शेखर कौन है? तो शेखर उज्जैनी का एक कवि है। माधव कौन है? तो गुप्त साम्राज्य का एक राज्य कर्मचारी है और शेखर का मित्र है। छाया शेखर की प्रेयसी है और बाद में पत्नी बन जाती है। और ये जो स्थान है, ये स्थान कौन सा है? तो गुप्त साम्राज्य की राजधानी उज्जैनी में एक साधारण कवि का घर है, गृह है। समय है सन 445 का, 45 के आसपास का। पहला दृश्य, कवि शेखर का गृह, मतलब अब घर में चले जाते हैं। सब जो वस्तुएं हैं वह अस्त व्यस्त। बाई ओर एक तख्त पर मैली फटी हुई चद्दर बिछी। अब हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे, सब लोग चले जाएंगे। कहाँ? इंदौर में। कहाँ जाएंगे हम लोग? कहाँ जाएंगे हम लोग? कवि शेखर के गृह पर। वेरी गुड। कहाँ रहता है कवि शेखर? कवि शेखर कहाँ रहता है? उज्जैन। उज्जैनी में रहता है। आप लोग ध्यान कहाँ रखते हो? कहाँ, क्या हो क्या गया आज आपको? हाँ, क्या हो गया है? अरे बहुत अच्छी एकांकी है यार, प्यार वाली एकांकी है। सुनोगे ना, आप पढ़ोगे ना, मजा आएगा आपको। अभी बोर हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि यार यहाँ ऐतिहासिकता को लेकर बैठे मैडम, लेकिन बहुत ही बढ़िया है। पढ़ोगे तो मजा आएगा, समझोगे तो मजा आएगा। क्लियर हो गया आप यहाँ तक? बढ़े आगे, हमें बढ़ना है ना। हाँ, कवि शेखर का गृह है, सब वस्तु अस्त व्यस्त है। बाई और एक तख्त पर मैली फटी हुई चद्दर बिछी है, उस पर एक चौकी भी रखी है और लेखनी इत्यादि भी। इधर उधर भोजपत्र बिखरे हुए हैं। एक तिपाई है जिस पर कुछ पात्र रखे हुए हैं। पीछे की ओर
एक खिड़की है, बायां दरवाजा अंदर जाने के लिए है और दाया बाहर से आने के लिए है। दीवारों में कई आले या ताक हैं जिनमें दीपदान या कुछ वस्तुएं रखी है। ये देखिए, ये घर का वातावरण यहाँ पर दिखाई दिया है। फटी मैली सी चद्दर और उस पर एक चौकी भी है, लेखनी इत्यादि भी रखी हुई है। चौकी का मतलब चूल्हा चौकी नहीं है। चौकी का मतलब होता है ना, जिससे हम कहें कि राइटिंग पैड होता है। अब हमारे पास राइटिंग पैड होता है। और वैसे चौकी भी होती थी, आप लोग याद कर रहे होंगे, आपके दादा के पास हुआ करती थी, लकड़ी की थी और वो बहुत बड़ी और वेट था उसका। तो वो भी तो और इधर उधर भोजपत्र, मतलब उस जमाने में जो गुप्त साम्राज्य की बात करें, हम बहुत पुराने समय में जा रहे हैं बेटा, आपको ध्यान में रखना होगा ये। तो वहाँ हमारे जैसे अब कागज मिलते हैं ना, अलग अलग प्रकार के कागज होते हैं, कागजों में भी प्रकार है, आपको पता होगा। अ, याद दिला दूं तो भोजपत्र अलग होता है। और फिर उस पर एक टिपाई भी है जिस पर कुछ पात्र रखे हुए हैं। पीछे की ओर एक खिड़की है, बाया दरवाजा अंदर जाने के लिए और दाया बाहर से आने के लिए। दीवारों में कई आले या ताक है जिनमें दीपदान या कुछ वस्तुएं रखी है। शेखर कुछ गुनगुनाते हुए टहलता है या कभी कभी तख्त पर बैठकर कुछ लिखता जाता है। जान पड़ता है वह कविता बनाने में संलग्न है। तल्लीन उसकी मुद्रा है, जो कुछ वह कहता है उसे लिखता भी जाता है। शेखर, अब देखिए वो क्या लिखता है। अंगुलियां आतुर तुरत पसार, खींचते नीले पट का छोर। दोबारा कहता है, फिर लिखता है, टका जिसमें जाने किशोर। और वह लिखता जाता है, स्वर्ण कर्ण पूरा करने के प्रयास में तल्लीन है। इतने में बाहर से माधव का प्रवेश, सांसारिकता का भाव और जानकारी उसके चेहरे से प्रकट होती है। द्वार के पास खड़ा होकर थोड़ी देर तक वह कवि की लीला देखता है और उसके बाद माधव कहता है, शेखर। शेखर कहता है, अभी अभी सुना ही नहीं, एक पंक्ति लिखकर स्वर्ण कर्ण प्रिय को रस निहार। माध कहता है, शेखर। फिर से एक बार, शेखर चौकर, कौन? ओह माधव। और उठकर माधव की ओर वो बढ़ता है। माधव कहता है, क्या कर रहे हो शेखर? शेखर कहता, यहाँ आओ माधव, यहाँ। उसके कंधों को पकड़कर तख्त पर बिठाता है और यहाँ बैठो। माधव, तुमने भोर का तारा देखा है कभी? माधव कहता है मुस्कुराते हुए, हाँ, क्यों? शेखर कहता है बड़ी गंभीरता पूर्वक, कैसा अकेला सा एक टक देखता रहता है। जानते हो क्यों? नहीं जानते। तख्त दूसरे भाग पर बैठता हुआ वो कहता है, बात यह है कि एक बार रजनी बाला अपनी प्रियतम प्रभात से मिलने चली, गहरे नीले कपड़े पहनकर, जिसमें सोने के तारे टके थे। जो ही निकट पहुंची, त्यों ही लाज की आंधी आई और बेचारी रजनी को उड़ा ले चली। फिर क्या हुआ? माधव कहता है, कुछ उद्योग के बाद प्रभात अकेला रह गया। शेखर कहता है, नहीं, उसने अपनी अंगुलियां पसार कर उसके नीले पट का छोर खींच लिया। जानते हो, यह भोर का तारा है ना, उस छोर से टका हुआ सोने का एक कण है। एक टंक प्रियतम प्रभात को निहार रहा है। क्यों? माधव माधव कहता है, बहुत ऊंची कल्पना है। लिख चुके क्या? शेखर कहता, अभी तो और लिखूंगा, बैठा ही था कि इतने में तुम आ गए। माधव कहता हंसता हुआ, तो तब तुम्हें ध्यान हुआ कि तुम धरती पर ही बैठे थे, आकाश में नहीं। रुकता है और मुझे कोस तो नहीं रहे हो शेखर? शेखर कहता है भोलेपन से, क्यों? माधव कहता है, तुम्हारी परियों और तारों की दुनिया में मैं मनुष्यों की दुनिया में लेकर आया तुम्हें। शेखर कहता है, कभी कभी तो दिल में ख्याल आता है ना? है ना? नहीं मैं हाँ, कभी कभी तो मुझे तुम में भी कविता दिख पड़ती है। मुझमें तुम अटखेलियां करना जानते हो। शेखर, कविता तो कोमल हृदयों की चीज है, मुझ जैसे कामकाजी राजनीतिज्ञों सैनिकों के तो छूने बस से मुरझा जाएगी। हम लोगों के लिए तो दुनिया की और ही उलझने बहुत है।
मतलब जितनी ज्यादा व्यक्ति कामकाजी होगा उसकी उलझने ज्यादा होगी, और राजनीतिज्ञ या सैनिकों इस प्रकार की जो सारी छूने भर में ही वह मुरझा जाएगी। शेखर कहता है, माधव तुमने कभी यह भी सोचा है कि इन उलझनों से बाहर निकलने का मार्ग भी तो हो सकता है? माधव कहता है, और हम लोग करते ही क्या है? रात दिन मनुष्यों की नई नई उलझने सुलझाने का ही तो उद्योग करते रहते हैं। शेखर कहता है, यही तो नहीं करते। तुम राजनीतिज्ञ और मंत्री लोग बड़ी संजीदगी के साथ अमीरी, गरीबी, युद्ध, संधि की समस्याओं को हल करने का अभिनय करते हो, परंतु मनुष्य को इन उलझनों के बाहर कभी नहीं लाते। कवि इसका प्रयत्न करते हैं, पर तुम उन्हें नहीं पागल। माधव कहता है, कवि और उसकी अवहेलना। तुम उलझनों से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते, तुम उन्हें भूलने का प्रयास करते हो। तुम सपना देखते हो कि जीवन सौंदर्य है। हम जागते रहते हैं और देखते हैं कि जीवन कर्तव्य है। शेखर भावुकता से कहता है, मुझे तो सौंदर्य ही कर्तव्य जान पड़ता है। मुझे तो जहां सौंदर्य दिख पड़ता है वहां कविता दिख पड़ती है, वही जीवन में दिख पड़ता है। स्वर बदलकर, माधव तुमने सम्राट के भवन के पास राजपथ के किनारे उस अंधी भिखमंगी को कभी देखा है? माधव मुस्कुराहट, हाँ। शेखर कहता है, मैं उसे सदा भिख देता हूं। जानते हो क्यों? माधव कहता है, क्यों? दया सज्जनस्य भूषणम। शेखर कहता है, दया? मैं तो उसे इसलिए भीख देता हूं क्योंकि मुझे उसमें कविता, एक लय, एक व्यथा झलक पड़ती है। उसका गहरा झुर्रियोंदार चेहरा, उसके कांपते हुए हाथ, उसकी आंखों में बेबस गड्ढे, एक तरफ एक तक देखते हुए मानो उस मानसिक चित्र में खो गया हो। उसकी झुकी हुई कमर, माधव मुझे तो ऐसा जान पड़ता है मानो किसी शिल्पी ने उसे इस सांचे में ढाला हो। देखिए चित्रण किसका कर रहे हैं? एक राजकुमारी का। राजकुमारी कितनी सुंदर है, वह सबको अपने आभूषणों को देती है। अलग अलग प्रकार के आभूषण उस राजकुमारी के पास हैं। वो राजकुमारी का कार्य क्या होता है? क्या कार्य है उस राजकुमारी का? हम्म राजकुमारी का कार्य क्या होता है? कहाँ चले गए सब लोग? सो गए क्या? हम्म फिर युतिका, रीना, पूनम, प्राची सो गए शायद। पूजा, नहीं मैम। नहीं मैम। पूजा नहीं तो फिर हम बोल क्या रहे हैं, आप सुन क्या रहे हो? हम्म पूजा कहाँ चली गई? मोबाइल को रख दिया है उसने और कुछ अलग काम कर रही है। हमने आपको बताया रानी की बात, यहाँ पर रानी नहीं है, ये वाक्य है। भीख मांग रही है वो, आपको जानबूझकर गलत कहा हमने ताकि आप यहाँ पर हो या न हो इसका हमें पता चले, तो वह उसे भीख देता है ना? कौन भीख देता है? तो शेखर उसे भीख देता है उस औरत को, और वो औरत कहाँ बैठती है? राजपथ भवन के पास, राजपथ के किनारे वह बैठती है। वह अंधी है, भिखमंगी है ना? और वह किस लिए देता है? इसलिए देता है कि उसमें उसे कविता, एक लय, एक व्यथा झलक पड़ती है। उसका झुर्रियोंदार चेहरा, उसके कांपते हुए आंख, उसकी आंखों में बेबस गड्ढे,
एक तरफ एकटक देखते हुए मानो उस मानसिक चित्र में वो खो गया हो। उसकी झुकी हुई कमर, माधव, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है मानो किसी शिल्पी ने ही इसे सांचे में ढाला हो। कई लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे सांचे में ही ढाल कर रखे हो। उसके कान, उसके नाक, उसकी आंखें, उसके ओस, उसकी जीभा, है ना, बिल्कुल रूबरू, बहुत ही सुंदर। और ऐसी हमारी सुंदर तो नहीं कहलाएंगे, लेकिन उसकी आंखें जो बेबस गड्ढे में चली गई, उसकी झुर्रियोंदार चेहरा, तो एक शिल्पी ने उसे एक सांचे में ढाल दिया हो, ऐसा शेखर को लगता है। और उसमें मैं एक कविता देखता हूँ, इसमें एक लय देखता हूँ, उसकी व्यथा की झलक को देखता हूँ, जिस कारण मुझे वो औरत अच्छी लगती है और उसके लिए मैं उसे दान देता हूँ। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों? जी मैम। आगे जी बढ़े, मैम। जी आगे मैम। आगे बढ़े, रुके, कंटिन्यू करना है। जी मैम। जी मैम। ओके। इस भाषण से उसका अच्छा खासा मनोरंजन हो गया। जान पड़ता है, खड़े होकर शेखर पर शरारत भरी आंखें गड़ाते हुए वो कहता है, शेखर, टाट में रेशम का पैबंद क्यों लगाते हो? ऐसी कविता तो तुम्हें किसी देवी की प्रशंसा में करनी चाहिए थी। शेखर कहता है सरल भाव से, किस देवी के? माधव कहता है, यह तो उसके पुजारी से पूछो। शेखर, मैं तो नहीं जानता किसी पुजारी को। माधव कहता है, अपने को आज तक किसी ने जाना है शेखर? और वो हंस पड़ता है। शेखर कहता है, कुछ समझकर झेपता सा पागल। गंभीर होकर बैठते हुए, शेखर सच बताओ, तुम छाया को प्यार करते हो? शेखर मंद और गहरे स्वर में, कितनी बार पूछोगे? माधव कहते हैं, बहुत प्यार करते हो। शेखर कहता है, माधव, जीवन में मेरी दो ही तो साधना है, तख्त से उठकर खिड़की की ओर बैठा हुआ, छाया का प्यार और कविता। ये कविता नाम की और कोई लड़की है क्या? दो लड़कियों से प्यार करता है शेखर। नहीं, फिर ये कविता, कविता मतलब वो, कविता मतलब वो जो उसको वो भीख मांगी में दिखती है। हाँ, आ गई आप? कहाँ चली गई थी? मैम मैं यहीं पे हूँ, लेकिन मैंने वो ईयरफोन ज्वाइन किए थे ना, तो आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, चलो अच्छी बात है। दो ही साधना है। कौन से दो साधना है? तो छाया का प्यार और कविता। और खिड़की के सहारे दर्शकों की ओर मुंह करके खड़ा हो जाता है। माधव कहता है, और छाया? शेखर, वही गहरा स्वर, हम दोनों नदी के दो किनारे हैं, जो एक दूसरे की ओर मुड़ते हैं पर मिल नहीं पाते। माधव कहता है, उठकर शेखर के कंधे पर हाथ रखते हुए, सुनो शेखर, नदी सूख भी तो सकती है। शेखर कहता है, नहीं माधव, उसके भाई देवदत्त से किसी भी तरह की आशा करना व्यर्थ है। मेरे लिए तो उसका हृदय सूखा हुआ है। माधव कहता है, क्यों? शेखर कहता है, तुम पूछते हो क्यों? तुम तो सम्राट स्कंदगुप्त के दरबारी हो। देवदत्त एक मंत्री है। भला एक मंत्री की बहन का एक मामूली कवि से क्या संबंध? माधव कहता है, मामूली कवि? शेखर, तुम अपने को मामूली कवि समझते हो? शेखर कहता है, और क्या समझो, राजकवि? माधव कहता है, सुनो शेखर, तुम्हें एक समाचार सुनाता हूँ। शेखर कहते, समाचार? माधव कहता है, हाँ, मैं कल राजभवन गया था। शेखर, इसमें तो कोई नई बात नहीं, तुम्हारा तो काम ही यह है। माधव कहता है, नहीं, कल एक उत्सव था, स्वयं सम्राट ने कुछ लोगों को बुलाया था। गाते हुए दावत हुई, एक युवती ने बहुत सुंदर गीत सुनाया, सम्राट तो उस गीत पर रीझ ही गया। शेखर कहते हैं, आखिर तुम ये सब मुझे क्यों सुना रहे हो माधव? माधव कहता, इसलिए कि सम्राट ने उस गीत बनाने वाले का नाम पूछा, पता चला उसका नाम था शेखर। शेखर चौंक जाता है, क्या? अब देखते हैं आगे कि वो जो गीत जो उस युवती ने गाया था, वह युवती कौन थी, और हमें पता चल गया कि उसका नाम शेखर था। तो वो गीत कौन सा था और किस प्रकार से वो रीच गए, इसके बाकी के अंश को हम लोग कल की तासिका में देखेंगे।
पेज नंबर आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कल हमारा लेक्चर नहीं होगा। कल गुरुवार है, कल से हमारे लेक्चर्स नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट वीक में आपको याद रखने के लिए ये हमारा पेज नंबर 57 तक आ चुके हैं। याद रखोगे ना आप लोग? यस मैम। भूल तो नहीं जाओगे? नो मैम। गुड गुड गुड। तो उसे याद कर लो, उसे आप लोग लिख लो, और घर पर रहो, सुरक्षित रहो। बार बार आपको याद दिलाना चाहते हैं कि यदि आप लोगों में से किसी को शारदीय में कुछ आर्टिकल देना है तो दे दो। 20 तारीख मतलब 15 तारीख उसकी लास्ट डेट आ गई है और हमारे पास केवल 5 दिन है। तो प्लीज आप सभी लोगों से विनम्र गुजारिश हमारी यह होगी कि आप लोग लिखो और हमारे पास उसको दे दो। ठीक है? हाँ, हम वेट करते हैं आपका देने का। मिलेंगे हम बहुत ही जल्द अगले मंडे के दिन। घर रहो, सुरक्षित रखो।